नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंग्स टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि लैपटॉप परचेस करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप लैपटॉप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लैपटॉप में पैसे खर्च करना चाहते हो, तो आप यही चाहोगे कि 4 से 5 साल या 5 से 6 साल मेरा लैपटॉप चले। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से ऐसा लैपटॉप प्रोडक्ट परचेज करो जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए, उसको चलाने में हैंग का इश्यू ना आए। तो इस वीडियो को समझने के लिए मैंने 11 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये 11 पॉइंट्स आप देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से। जो हमारा पहला पॉइंट है, पर्पज़ और रीज़न। ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करोगे, अगर आपको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है, पर्पज़ नहीं पता है कि आप उसको क्यों खरीद रहे हो, चाहे वो बाइक हो, रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो, अगर आपको पर्पज़ नहीं पता होगा तो हमेशा आप गलतफ़हमी में रहोगे कि मैं कौन-सा लैपटॉप या प्रोडक्ट परचेज़ करूँ। ठीक है? तो आपको एक पेन, पेंसिल लेनी है या नोटबुक लेनी है, उसमें नोट डाउन करना है कि मुझे लैपटॉप जो परचेज़ करना है, एमएस ऑफ़िस के लिए ही यूज़ करना है या ईमेलिंग के लिए ही यूज़ करना है, या फिर मेरे को उसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर उसमें आपको हैवी गेमिंग का करना है, या फिर आपके पास कोई हैवी सॉफ्टवेयर्स है 7-8 जीबी का या उससे ज़्यादा का, जिसको चलाने के लिए छोटे-मोटे प्रोसेसर काम नहीं करेंगे, या फिर आपको उसमें लैंग्वेज कोडिंग करनी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी सारी लैंग्वेज कंप्यूटर की। तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि आप किस पर्पज़ से लैपटॉप परचेज़ करना चाह रहे हो, या फिर आपको डेली कैरी करके लेके जाना है। कंपनी जाते हो या फिर आप ऑफ़िस जाते हो या फिर आप अपने बिज़नेस के लिए जाते हो, तो उसको डेली कैरी करना पड़ता है, उसके हिसाब से अलग-अलग रहेगा। तो हर वर्क टास्क के लिए अलग-अलग तरह के लैपटॉप मार्केट में हैं, जो अलग-अलग टास्क के लिए तैयार किए गए हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना है रीज़न। ये सबसे पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले। ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में, जो हमारा है व्हिच प्रोसेसर इज़ बेस्ट? कौन-सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा, इंटेल या एएमडी? तो हम 2022 में बात कर रहे हैं, 2022 के एंड यानी में नवंबर और दिसंबर में आप अगर लैपटॉप परचेज़ करने का प्लान करें तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टाइम पे इंटेल और एएमडी में से कोई भी बेस्ट नहीं कह सकते, दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले एएमडी पीछे था, लेकिन धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं इंटेल और एएमडी, क्योंकि कुछ जो टेस्टिंग किए जाते हैं, बेंचमार्क्स जो निकाले जाते हैं, बेंचमार्क्स के अंदर इंटेल और एएमडी, कभी इंटेल ऊपर रहता है, कभी एएमडी ऊपर रहता है। तो ओवरऑल रेटिंग अगर देखी जाए तो बेस्ट दोनों ही कह सकते हैं, एएमडी भी अच्छा है और इंटेल भी अच्छा है। लेकिन मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि आप लैपटॉप अगर परचेज़ करो तो लेटेस्ट प्रोसेसर का ही परचेज़ करो, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉज़ी अगर परचेज़ करोगे रिसेंटली तो अच्छा रहेगा। 4 से 5 साल आपको दिक्कत नहीं आएगी, हैंगिंग का इश्यू नहीं आएगा, और अपडेट जो विंडो होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो लेटेस्ट 12th जनरेशन के इंटेल के आए हुए हैं, एएमडी का भी रिसेंटली जो प्रोसेसर आए हुए हैं, उन्हीं को आप परचेज़ करो तो बेटर रहेगा। ठीक है? और इसमें मैंने कंपैरिज़न के लिए भी डाला हुआ है इंटेल वर्सेस एएमडी, तो आप देख सकते हो इसमें कई पॉइंट्स में इंटेल थोड़ा बेटर है, कई पॉइंट्स में एएमडी थोड़ा बेटर है। तो दोनों ही ठीक-ठाक हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। तो किसी पे भी आप जा सकते हो, इंटेल या एएमडी। मैं किसी को ऐसा पर्सनली नहीं बोलूँगा कि आपको क्या लेना चाहिए, ब अदरवाइज़ मैं इंटेल का यूज़र रहा हूँ, 10-11 साल हो चुके हैं, तो मेरे को इंटेल काफ़ी अच्छा लगा है। और मेरे कुछ जानने वाले हैं जो एएमडी प्रोसेसर यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी कभी एएमडी की कंप्लेंट नहीं करी है। तो दोनों ही प्रोसेसर बेस्ट हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में, कि कौन-सी रैम बेस्ट रहेगी आपकी, DDR3, DDR4 और DDR5। ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, DDR3 तो आउटडेटेड हो चुका है, DDR3 तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। कि ये आज से 5 साल पहले पुराने लैपटॉप्स में आता था, जो अभी तक चल रहा है। ठीक-ठाक है, लेकिन अभी रिसेंटली अगर परचेज़ करने का प्लान करें तो DDR3 बिल्कुल मत लीजिएगा, DDR4 या DDR5 के लिए जाइएगा। DDR5 थोड़ा महँगा पड़ेगा आपको, क्योंकि वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो थोड़ा कॉस्टली है। तो इस टाइम पे DDR4 भी अगर लोगे तो वो भी आपका 5-6 साल आराम से ईज़िली चल जाएगा। ठीक है? तो आप DDR4 पे जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप हमेशा आपके यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ यूज़र्स जो फ़ोन लेके, स्मार्टफ़ोन जिनके पास है, तो वो कभी-कभी 24 घंटे भी ले लेते हैं, कुछ लोग उसको चार्ज ही नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ यूज़र्स उसको दिन में 2 या 3 बार चार्ज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है? तो बैटरी बैकअप डिपेंड करता है कई चीज़ों के ऊपर, जैसे प्रोसेसर है। आपका प्रोसेसर अगर हैवी रहेगा तो भी बैटरी ड्रेन जल्दी होगी। ग्राफिक कार्ड उसके अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो उसकी वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। मल्टीटास्किंग कर रहे हो, हैवी टास्क कर रहे हो, ठीक है? तो उसकी वजह से भी जल्दी ड्रेन हो सकती है। स्क्रीन साइज़ अगर आपके लैपटॉप का ज़्यादा है, फिर भी आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी।
और स्क्रीन ब्राइटनेस अगर आप सबसे हाई पर रख के चलते हो फिर भी जल्दी ड्रेन होगी। तो ये काफ़ी सारे अलग-अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बैटरी बैकअप सारे लैपटॉप का सही ही आता है, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप किसी भी बैटरी टाइप पे, किसी भी वॉट बैटरी पे जा सकते हो, कोई भी वोल्टेज की बैटरी है उस पे जा सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, ग्राफिक कार्ड आपको कौन सा लेना चाहिए। तो ग्राफिक कार्ड 2 तरह के हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड क्या होता है और डेडिकेटेड क्या होता है। इंटीग्रेटेड चिपसेट जो दिया जाता है, जैसे एएमडी का चिपसेट है अगर आपके लैपटॉप में, या फिर इंटेल का है, तो उसी कंपनी का ग्राफिक कार्ड उसमें दिया जाता है जो इनबिल्ट आता है मदरबोर्ड के अंदर, चिपसेट के अंदर। उसको आप ना तो हटा सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड हो गया आपका जो इनबिल्ट आता है मदरबोर्ड के अंदर, चिपसेट के अंदर, वो इंटीग्रेटेड हो गया। सेम कंपनी का रहेगा जिसका प्रोसेसर रहेगा, ऐसे एएमडी का है तो एएमडी का रहेगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। अगर इंटेल का चिपसेट है तो इंटेल का ग्राफिक कार्ड रहेगा, ठीक है। अब डेडिकेटेड की बात करें, डेडिकेटेड के लिए अलग से स्लॉट दिया जाता है, उसमें आप बाहर की पार्टी से, जैसे एनवीएडीआई काफ़ी अच्छी ब्रांड है इसमें, तो एनवीएडीआई का ग्राफिक कार्ड जो है वो डेडिकेटेड होता है। अदर देन चिपसेट जो अभी आता है वो डेडिकेटेड होता है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो परफॉर्मेंस है इंटीग्रेटेड की, वो लेस पावरफुल होता है, क्योंकि जो चीज़ स्पेशल आपको दी जा रही है उसका कुछ तो फ़ायदा होगा। यानी डेडिकेटेड एक स्पेशल ग्राफिक कार्ड हो गया, इंटीग्रेटेड तो इंटरनल ही आ रहा है, साथ में उसके आ रहा है, तो पावरफुल कम होता है और ज़्यादा ग्राफिक्स क्लैरिटी उसमें नहीं आती है इंटीग्रेटेड में। जहाँ की अगर बात करें डेडिकेटेड की, तो उसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो स्पेशली डेडिकेटेड है उसी चीज़ के लिए, ग्राफिक्स के लिए ही वो स्पेशली लगाया गया है, तो काफ़ी पावरफुल रहता है। कूलिंग की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड का कूलिंग सिस्टम अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट जनरेट कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है। जो ग्राफिक्स उस पे ज़्यादा लोड ही नहीं पड़ रहा है तो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा ही नहीं। जहाँ डेडिकेटेड जो होता है वो उस पर लोड पड़ता है, उसकी वजह से उसमें हीटिंग इश्यू आता है। तो इसीलिए बैटरी ड्रेन का सिस्टम भी डिपेंड करता है आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर। अगर इंटीग्रेटेड है तो बैटरी बैकअप ज़्यादा रहेगा, अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो बैटरी बैकअप कम रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसका जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है प्राइस के बारे में। इंटीग्रेटेड सस्ते पड़ते हैं क्योंकि उसमें कंपोनेंट कम लगे होते हैं, और एक बार चिपसेट जब बनती है उसी टाइम वो सेट कर दिए जाते हैं, तो अदर से उसमें कोई भी मेहनत ज़्यादा लगती नहीं है। डेडिकेटेड स्पेशली बनाया जाता है दूसरी कंपनी को, फिर उसको अटैच किया जाता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मेकिंग का खर्चा, वो सारी चीज़ें, और स्पेशली एक डेडिकेटेड चीज़ बन रही है तो उसका कॉस्ट लग जाती है। इंटीग्रेटेड सस्ता पड़ता है, डेडिकेटेड महंगा पड़ता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अपग्रेडेबिलिटी की, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन नॉट बी अपग्रेडेड अलोन बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड में लगा आता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम डेडिकेटेड की बात करें तो जब मर्जी आप अपग्रेड करना है आपको, 2 GB का अगर ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का करना है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन के बारे में, हमको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको नॉर्मल टास्क करना है, नॉर्मल ग्राफिक का काम है, ऐसे नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है, फुल एचडी तक जा सकते हो, 1080 की तक की वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हो लेटेस्ट वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड में। जो इंटेल का जी निकला हुआ है XE करके, उसको अगर आपके पास है 96 EU में, तो आप उससे 1080 यानी फुल एचडी की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ग्राफिक्स भी उसके अच्छे रहते हैं। अब रिसेंटली जितने भी चिपसेट निकले हैं उसमें ग्राफिक्स कार्ड को इम्प्रूव किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड वालों को ही। तो लेटेस्ट में अगर आप जा रहे हो तो आप नॉर्मल वर्क के लिए इंटीग्रेटेड इंटेल का जी ले सकते हो। सस्ता भी पड़ेगा, पावर कंजप्शन भी कम करेगा, बैटरी बैकअप भी ज़्यादा रहेगा, और आपके काम भी ईजिली उससे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर की मैं बात करोगे, 5-6 साल तक मैं लैपटॉप यूज़ करूँगा, तो आपको दिक्कत वहाँ आ सकती है। अगर आपका मेन ग्राफिक्स का काम है, अगर आपको लाइट काम है, सिर्फ ईमेलिंग मेरा काम है, नॉर्मल काम रहता है, तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो और डेडिकेटेड नहीं चाहते हो, तो मैं प्रीफर करूँगा आप थोड़ी एक्स्ट्रा रैम लेके चलें और थोड़ा एक्स्ट्रा SSD परचेज करें। क्योंकि क्या होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड कोई भी VRAM नहीं लेके चलते, उस सिस्टम में एक्स्ट्रा VRAM नहीं होती है ग्राफिक्स के लिए। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के अंदर जो 4 GB 2 GB जो मेंशन होता है GB, वो VRAM माना जाता है, जो स्पेशली ग्राफिक्स के लिए यूज़ होती है। लेकिन इंटीग्रेटेड क्या करता है, सिस्टम की मेमोरी को VRAM की तरह यूज़ करता है, यानी कि
ग्राफ़िक्स को इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम की मेमोरी का यूज़ करेगा। एसएसडी या फिर रैम से थोड़ी-सी पावर लेता है, उसके बाद ग्राफ़िक्स को इम्प्रूव करता है। तो इंटीग्रेटेड ले रहे हो तो थोड़ा रैम अपग्रेड करके लेना बेटर रहेगा। डेडिकेटेड दिया हुआ है तो आपको वीरैम की कोई ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड जो है 2 जीबी का, 4 जीबी का या ज़्यादा का रहेगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्राफ़िक काफ़ी अच्छा रहेगा, डिज़ाइनिंग के लिए भी अच्छा है। हैवी गेमिंग भी कर सकते हो, उसके भी ग्राफ़िक्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। 4K से अबव वीडियो एडिटिंग करनी है तो डेडिकेटेड ग्राफ़िक कार्ड्स पे आप जा सकते हो। लेकिन इसका बैटरी बैकअप कम रहेगा और आपको पावर कंज़म्पशन भी ज़्यादा रहेगा, प्लस ग्राफ़िक्स आपके बेटर रहेंगे, ठीक है? तो ये आपकी चॉइस रहेगी। जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 है स्क्रीन क्वालिटी एंड साइज़। स्क्रीन की क्वालिटी आजकल बहुत तरह की आ चुकी है, ओएलईडी भी आ चुकी है, एलईडी भी है, एलसीडी भी है, आईपीएस भी है, ठीक है? आईपीएस आउटडेटेड हो चुका है। आईपीएस लोगे तो सस्ता तो पड़ेगा लेकिन वो आउटडेटेड है, यानी 4-5 साल के अगर आप प्लान कर रहे हो लैपटॉप परचेज़ करने के लिए कि मैं 4-5 साल तक उसी को यूज़ करूँ, तो आप एलसीडी या एलईडी पे जा सकते हो, क्योंकि ओएलईडी के जो लैपटॉप्स हैं अभी थोड़े एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं इस टाइम पे, कि ये इसको टाइम लगेगा धीरे-धीरे सस्ता होने के लिए। एलईडी पे जा सकते हो। ओएलईडी भी अच्छा है लेकिन कुछ ही लैपटॉप्स में दिया गया है, तो ये पावर कंजप्शन भी कम करता है, इसमें ग्राफ़िक्स भी अच्छे दिखते हैं, ठीक है? और पावर एफिशिएंसी भी है, यानी कम पावर कंज़्यूम करता है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर ये दिक्कत है कि एलईडी की तरह इसकी ब्राइटनेस इस एलईडी के बराबर नहीं होती है, थोड़ी-सी इसकी कम रहती है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम एलईडी डिस्प्ले के बारे में। सेम थोड़ा कम है ओएलईडी से, लेकिन सही है इस टाइम के लिए। ये पावर एफिशिएंसी भी है, ग्राफ़िक्स भी इसके अच्छे हैं, लेकिन ये भी कुछ ही लैपटॉप्स में मिल पा रही है अभी। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप एलईडी पे जा सकते हो। एलसीडी भी ठीक है, एलसीडी क्योंकि अभी सस्ती पड़ रही है और इतना पावर कंजप्शन भी नहीं करती है, तो एलसीडी पे भी आप जा सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ा आउटडेटेड होता जाएगा, 4-5 साल के लिए आगे या फ्यूचर के लिए आप लेना चाह रहे हो तो एलईडी मैं प्रेफ़र करूँगा। आईपीएस डिस्प्ले को तो लेना में बेटर ही नहीं है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं साइज़ के लिए। तो साइज़ आप 16 इंचेस का तभी लेना चाहिए आपको जब आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर आपको डेली वो कैरी नहीं करना है, आप सिर्फ़ घर पे छोड़ के जाना है, घर पे आके वो काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा बल्की हो जाता है। 16 इंचेस का थोड़ा बड़ा साइज़ रहेगा, थोड़ा-सा हैवी है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले भी ठीक है, थोड़ी-सी कम रहेगी। ये भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए अच्छा है, गेमिंग के लिए अच्छा है, और अगर मूवीज़ वगैरह देखनी है तो उसके लिए भी ठीक रहेगा। बात कर लेते हैं 14 इंचेस की डिस्प्ले के लिए। 14 इंच की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी फ़ेमस है और लोगों को कैरी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लैपटॉप को डेली कैरी करना है, आपको डेली ऑफ़िशियल यूज़ के लिए लेके जाना है, डेली लेके जाना है वो, तो आप 14 इंचेस प्रेफ़र कर सकते हो। लेकिन ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वाले काम आप उस पे नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी, छोटी स्क्रीन मिलेगी। उसमें थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 14 इंचेस की डिस्प्ले वाला लैपटॉप काफ़ी लाइट वेट होता है, लुकिंग में भी अच्छा होता है और आप ईज़िली अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कर सकते हो, ठीक है? 13 इंचेस का डिस्प्ले मैं बोलूँगा कि आप 13 इंचेस के डिस्प्ले वाले लैपटॉप में जाना चाहते हो तो इससे बढ़िया टैबलेट ले लो, क्योंकि 13 इंचेस बहुत छोटा हो जाता है, उसमें पोर्ट्स वगैरह भी इतने नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो पर्सनल नॉर्मल यूज़ के लिए 14 इंचेस का बेस्ट है, लेकिन आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप 16 इंचेस या 15.6 इंचेस की डिस्प्ले में जा सकते हो, ठीक है? पॉइंट नंबर 7 है हमारा नंबर ऑफ पोर्ट्स। आपके लैपटॉप में कौन-कौन से पोर्ट्स होने चाहिए? तो अभी आपको पता होगा, थंडरबोल्ट पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो रिसेंटली आया है। रिसेंटली तो नहीं, हो चुका है इसको 1 डेढ़ साल, लेकिन काफ़ी बेस्ट है इसकी टाइम की टेक्नोलॉजी के टाइम में। 40 जीबीपीएस की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र कर लेता है। 40 जीबीपीएस, यानी कि अब तक का बेस्ट पोर्ट जो लैपटॉप में दिया गया है वो थंडरबोल्ट 4 है। लेकिन इसकी एक ख़ास ये है कि ये इंटेल की चिपसेट के साथ ही आता है। एएमडी में आपको थंडरबोल्ट पोर्ट जो 4 पोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, इंटेल के प्रोसेसर के साथ ही आता है, क्योंकि इसी ने बनाया है, ऐसी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर आपको दिक्कत एक ये रहेगी कि इसके लिए आपको थंडरबोल्ट 4 से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हाई स्पीड पे एक स्पेशल केबल चाहिए होगा, जिस पे थंडरबोल्ट 4 से रजिस्टर्ड रहेगा, उसी का उस पे मार्क रहेगा, आइडेंटिफ़िकेशन रहेगा, तभी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसका प्रोडक्ट अभी थोड़े कम हैं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए ये पोर्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप इससे टीवी कनेक्ट कर सकते हो और आपको जो 4K की वीडियो ट्रांसफ़र करना है, यानी कि स्क्रीन शेयरिंग करनी है, किसी ट्रेनिंग में हो और आपको 4K की वीडियो शेयर करनी है,
तो वो पोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी स्पीड से कोई भी पोर्ट डाटा ट्रांसफ़र नहीं करता है। और ये जो पोर्ट है वो यूएसबी-सी के शेप में ही आता है। ये पोर्ट कुछ अलग नहीं दिखता है, सेम यूएसबी-सी के पोर्ट की तरह दिखता है, लेकिन इस पोर्ट से आप ट्रांसफ़र हाई स्पीड में कर सकते हो और इसके लिए आपके पास स्पेशल एक केबल होनी चाहिए। इससे आप चार्जिंग भी कर सकते हो, डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ के लिए ये पोर्ट दिया गया है, ठीक है? तो ये पोर्ट तो अब मस्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा पोर्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूएसबी-सी पोर्ट के बारे में। तो यूएसबी-सी पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है पावर कंजप्शन के लिए, यानी आप ऐसे लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हो, डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और यूएसबी-सी की केबल तो आजकल ईज़िली मिल जाती हैं हर फ़ोन में और मोस्टली जितने भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आने लगी हैं, उसमें यूएसबी पोर्ट दिया जा रहा है धीरे-धीरे करके। तो ये पोर्ट तो आजकल लैपटॉप में दिया भी जा रहा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यूएसबी 3.2 का तो अभी चल रहा है क्योंकि आपको लैपटॉप में माउस कनेक्ट करना है या फिर आपको कुछ और प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है, ऐसे ही आपको पेन ड्राइव करनी है कनेक्ट या फिर फ़ोन कनेक्ट करना है, तो यूएसबी 3.2 पोर्ट भी अभी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप मना नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, लैन पोर्ट की अगर बात करें तो लैन पोर्ट का इतना ज़्यादा अब यूज़ है नहीं क्योंकि अब वाईफ़ाई आ चुके हैं मार्केट में, तो वाईफ़ाई 6 से काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 6 और 6E लैपटॉप के अंदर। तो आपके घर में अगर वाईफ़ाई है तो लैन पोर्ट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप वाईफ़ाई से कनेक्ट लैपटॉप कर सकते हो। इसमें सिस्टम कंप्यूटर की डेस्कटॉप की तरह तो है नहीं कि आपको लैन केबल से ही इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है, वाईफ़ाई के थ्रू नहीं मिलेगा। लैपटॉप के अंदर ही फैसिलिटी होती है, तो लैन पोर्ट की इतनी ज़रूरत है नहीं। अब बात कर लेते हैं एचडीएमआई पोर्ट के बारे में, तो यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट है ये। ये पहले यूज़ किया जाता था लैपटॉप से टीवी में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मूवी वगैरह देखने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए और डिकोडर में कनेक्ट करने के लिए अदर मल्टीमीडिया डिवाइसेज़ में। तो पहले ये काफ़ी यूज़ होता था, काफ़ी पॉपुलर था। अब भी धीरे-धीरे चल रहा है, ख़त्म नहीं कह सकते इसको क्योंकि अभी इसको 2-3 साल लगेगा। क्योंकि ये भी एक हाई स्पीड पर डाटा ट्रांसफ़र करता है, यानी कि फुल एचडी तक का कर सकता है। यानी 1080 पिक्सल तक की ये फ़ाइल मल्टीमीडिया फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है लैपटॉप से किसी और मल्टीमीडिया सिस्टम में, ठीक है? तो इसकी ज़रूरत अभी भी है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत ख़त्म होने वाली है। एसडी कार्ड पोर्ट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप कैमकॉर्डर यूज़ करते हो, आपके पास डीएसएलआर है, कैमरा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन फ़ोन में ऐसे एसडी कार्ड के स्लॉट नहीं आते आजकल, तो फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एसडी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास अगर कैमरा है, तो उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इस पोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ आप यूएसबी सी पोर्ट से फ़ोन को और कैमकॉर्डर को अभी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसकी ज़रूरत धीरे-धीरे कम हो रही है क्योंकि एसडी कार्ड आजकल लोग यूज़ कम कर रहे हैं, सिर्फ़ कैमरे में ही यूज़ होता है अभी मोस्टली, ठीक है? तो अगर आपके पास कैमरा है तो एसडी कार्ड स्लॉट आपको चाहिए ही। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 कनेक्टिविटी के लिए। तो कनेक्टिविटी में रिसेंटली अगर आप कोई भी प्रोसेसर परचेज़ करोगे लेटेस्ट वाला 12th जनरेशन में एएमडी का भी ऐसे ही परचेज़ करोगे तो उसमें लेटेस्ट ही मिलेगा आपको, आपको स्पेशली इसके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 12th जनरेशन के इतने ही प्रोसेसर हैं या 11th जनरेशन के हैं, उसमें आपको वाईफ़ाई 6 मिल जाएगा और कुछ में अभी 6E भी आ रहा है जो लेटेस्ट है और 5.3 का ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा, ठीक है? 5.3 की जो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी काफ़ी लेटेस्ट है, इससे फ़ास्ट पेयरिंग हो जाती है और जो मल्टीमीडिया का शेयरिंग रहता है वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड पे रहता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है, ठीक है? तो ये बेस्ट है 5.3 और आपको लेटेस्ट चिपसेट में ईज़िली मिल जाएगा। 6 भी बहुत अभी रिसेंटली लैपटॉप में सब जगह मिलेगा, तो इसके लिए आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में 6E मिल रहा है तो वो अपग्रेडेड है, वो काफ़ी अच्छा है, तो 6E पे भी आप जा सकते हो। वाईफ़ाई 5 आउटडेटेड हो चुका है, इस टाइम लेने की कोई ज़रूरत है नहीं उसकी, ठीक है? बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो बिल्ड क्वालिटी में मेटालिक बिल्ड पे आप जाओ बहुत अच्छा रहेगा। एल्युमिनियम के टच वाले आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बल्की हैं, बहुत लाइट वेट का है और काफ़ी देखा जाए तो ड्यूरेबल है, लॉन्ग लाइफ है इसकी। प्लास्टिक में क्या होता है क्रैक पड़ जाते हैं, कुछ मटेरियल अगर लैपटॉप थोड़ा छूट जाए, कुछ भी हो जाए, कोना तो डेंट आ जाते हैं, टूट जाता है। लेकिन मेटालिक में ये सेफ रहेगा आपका लैपटॉप, तो आपको मेटालिक पे ही जाना चाहिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर 10 के बारे में कि आपको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहिए या ऑफ़लाइन परचेज़ करना चाहिए। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने डेल का लैपटॉप अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, तो मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ किया, डेल की वेबसाइट से, तो मेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है उस पे, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले नहीं दे रहे थे, ना ही मेरे को और कहीं मेरे को ऑफ़र मिला।
तो मैं डायरेक्ट डेल की वेबसाइट पे गया, वहाँ मैंने देखा और ऑफ़र अवाइल किया, तो मेरे को 7 से 8 हज़ार का डिस्काउंट मिला है, प्लस मेरे को 6 से 7 हज़ार का जो हेडफ़ोन है वो ₹500 में मिला है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं और आपको सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर के नंबर मिल जाते हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? ये सिर्फ़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने डेल से परचेज़ किया इसलिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मुझे नहीं पता एचपी वगैरह का कैसा है, एचपी का, आसूस का, एसर का, या वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं या नहीं देते खुद की वेबसाइट पे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से अगर परचेज़ करोगे तो आपको प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर आपको सर्विस सेंटर्स की भी सिस्टम दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी आप सर्विस सेंटर से जाके जो ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है कि उसमें ऑथराइज़्ड डीलर कभी-कभी अपनी शॉप्स बंद कर देते हैं, उनको लॉस हो जाता है, तो आप उनके पास जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव वगैरह का नंबर है, तो आप टीम से नंबर ले लेके कॉन्टैक्ट कैसे न कैसे कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है? बाकी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा फीचर्स मिल ही रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहे हैं, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है? और अब क्या है, आज के ऐसे एक और चीज़ बता देता हूँ कि अभी बीच में जितनी भी कंपनीज़ आ रही हैं, जैसे मैंने अभी फ़ोन भी परचेज़ किया है वन प्लस का भी रिसेंटली, तो वो भी मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज़ किया है। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो धीरे-धीरे अपना कमीशन जिसको देती हैं, जैसे होलसेल को देती हैं, रिटेल को देती हैं, तो कट आउट कर रही हैं। वो उनको डायरेक्ट ना सेल करके खुद ही डायरेक्ट सेल कर रही हैं। तो जो कमीशन उनको दिया जाता है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। वो ऑफ़र और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए जाते हैं, उसी के थ्रू दिए जाते हैं, तो कंपनी को भी प्रॉफ़िट होता है और उसका प्रॉफ़िट मार्जिन जो बनता है, वो थोड़ा-सा कस्टमर को पास आउट कर देती हैं ऑफ़र्स में, ठीक है? ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो बेटर रहेगा और सर्विस भी इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है? जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है, व्हिच ब्रांड लैपटॉप इज़ बेस्ट, तो सारे ही लैपटॉप आज के मार्केट में जितने भी लैपटॉप्स हैं, आज का कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है लैपटॉप के अंदर, नई टेक्नोलॉजी में जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं, तो हर कोई क्वालिटी पे फ़ोकस कर रहा है और हर कोई ड्यूरेबिलिटी पे भी फ़ोकस कर रहा है, तो सारे ही ठीक हैं। लेकिन पर्सनल जो ओपिनियन है मेरा, उसके हिसाब से डेल बेस्ट है। डेल के अलावा एचपी भी काफ़ी अच्छा है, आसूस भी अच्छा है, एसर भी अच्छा है और आपका लेनोवो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लेनोवो के यूज़र्स मैंने काफ़ी देखे हैं, हैंगिंग का इश्यू नहीं है, प्रोसेसर के हिसाब से वो भी काफ़ी ठीक है और सही रेंज में पड़ जाता है। डेल और एचपी के लैपटॉप थोड़े-से महँगे पड़ते हैं, लेकिन लेनोवो, आसूस और एसर के थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं सेम सेगमेंट में, तो आप उस पर जा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बहुत महँगा पड़ जाता है बजट के, तो आप नॉर्मल रेंज में अगर लेना है तो लेनोवो, आसूस पे जा सकते हो, अदरवाइज़ एचपी भी ठीक है, डेल और एसर भी ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है, आप वो परचेज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके सर्विस सेंटर आस-पास हैं या नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर अगर लैपटॉप की नहीं है, तो आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकती है, अगर कुछ भी उसमें दिक्कत, प्रॉब्लम आई लैपटॉप के अंदर, ठीक है? तो आपको उसका फीडबैक सिस्टम चेक करना चाहिए, सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी चेक करनी चाहिए आस-पास है या नहीं, उसके बाद ही आपको फाइनल प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये थे मेरे सारे के सारे 11 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इस 11 पॉइंट्स को फ़ोकस करोगे और ध्यान से देखोगे, तो जो फाइनल डिस्कशन है, फाइनल कंक्लूज़न जो निकला है, वो ये है कि आप लेटेस्ट लैपटॉप पर ही जाइए। आपको लेटेस्ट प्रोसेसर परचेज़ करना पड़ेगा 12th जनरेशन में, एएमडी का भी कई सारे लेटेस्ट आए हुए हैं, उसको प्रेफ़र करो। डिस्प्ले क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप एलईडी पे जा सकते हो, एलसीडी भी अभी ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए लेना चाहते हो, 4-5 साल यूज़ करना है, तो आप एलईडी ले सकते हो। बैटरी बैकअप की आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैटरी बैकअप आपके यूज़र्स के ऊपर डिपेंड कर देगा। अगर आप हैवी परफॉर्मेंस वाले भी लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो, उसमें आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो, तब भी आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा रहेगा, ठीक है? क्योंकि आजकल के जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, वो काफ़ी एफिशिएंट हैं पावर कंजप्शन के मामले में। अगर उस पे हैवी टास्क करोगे तभी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, अदरवाइज़ पावर कंजप्शन कम ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास डेडिकेटेड वाला ग्राफिक कार्ड है, तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, अगर आप उसमें ग्राफिक यूज़ कर रहे हो, ग्राफिक का काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो पावर कंजप्शन करेगा ही करेगा और हीट जनरेट करेगा। तो अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो बैटरी बैकअप उसका लैपटॉप का कम ही रहेगा। लेटेस्ट में जाइएगा, आपको वाईफ़ाई 6 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा जो इनबिल्ट आता है, तो उसकी आपको दिक्कत नहीं है। रैम आपके ऊपर डिपेंड करता है, रैम आप 8 जीबी लेना चाह रहे हो, 16 जीबी लेना चाह रहे हो, 4 जीबी का तो कोई मतलब है नहीं। 8 जीबी भी आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है, तो लॉन्ग लाइफ के लिए अगर ले रहे हो, तो आप 16 जीबी पे जा सकते हो। बाकी हार्ड डिस्क आप मत लीजिएगा, हार्ड डिस्क को कट आउट करिएगा और एसएसडी लीजिए, क्योंकि आजकल टाइम में अगर स्लो ट्रांसफ़र चल रहे हैं ना, तो बहुत गुस्सा आती है उस टाइम पे।
तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ले सकते हो 512 जीबी की, जो ठीक रहेगी। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा बजट है तो 1 टेराबाइट पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए लैपटॉप परचेस करने से पहले, बाकी सारा आपकी चॉइस रहेगी, ओपिनियन रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।